नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम महिलाओं में होने वाले मासिक चक्र, कहने का मतलब मेन्स्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। इस मासिक चक्र को या मेन्स्ट्रुअल साइकिल को हम आर्तव चक्र या माहवारी भी कहते हैं। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम माहवारी के दौरान या मासिक चक्र के दौरान महिलाओं के शरीर में जो भी हार्मोनल बदलाव आते हैं, जो भी यूट्रस के अंदर अर्थात गर्भाशय के अंदर जो भी बदलाव आते हैं, उन सब के बारे में एकदम डिटेल से देखने वाले हैं। और इस कारण से ये वीडियो है, ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो उस पूरे वीडियो को देखने के बाद में इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरा एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है, ये होती है, इस दौरान किस किस समय पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। यदि आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, जिससे कि आप सब तक ऐसे ही वीडियो हैं ये लगातार पहुंचते रहें। तो चलो बात करते हैं महिलाओं में होने वाले मासिक चक्र के बारे में। तो यदि हम बात करें मासिक चक्र के बारे में तो इसे हम किस नाम से जानते हैं। इसे हम आर्तव चक्र भी कहते हैं। इसे हम एक नाम और होता है जिसे बोलते हैं मासिक चक्र भी इसे हम कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम माहवारी भी कहते हैं। ये तो इसी के क्या है, नाम है। इसी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या सभी जीवों के अंतर्गत यह मासिक चक्र होता है या जीवों का कोई एक समूह है उसी के अंतर्गत यह मासिक चक्र होता है। सबसे पहली बात तो यह जो आर्तव चक्र होता है या मासिक चक्र जो होता है ये स्तनधारियों में होता है। किस में होता है? स्तनधारियों में, अर्थात मेमल्स। लेकिन क्या सभी स्तनधारी जो भी होते हैं उनमें यह मासिक चक्र होता है? नहीं। स्तनधारियों का एक समूह होता है और उस समूह का नाम है प्राइमेट। प्राइमेट है यह स्तनधारियों का एक समूह अर्थात एक गण है। और इसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं? इसके अंदर आते हैं जैसे मनुष्य, जैसे हो गया चिंपैंजी, वनमानुस, बंदर, ये सारे के सारे जीव आते हैं। और इन सारे जीवों की जो मादाएं होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनके अंदर जो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जो उनके गर्भाशय के अंदर परिवर्तन होते हैं, वो एक चक्र के रूप में चलते हैं। और वो चक्र के रूप में अपने आप को एक महीने में रिपीट करते हैं। और इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? मासिक चक्र कहा जाता है। तो ये स्तनधारियों का भी एक समूह है, एक गण है। और उस गण का नाम क्या है? उस गण का नाम है प्राइमेट। उस गण का नाम क्या है? प्राइमेट। ये जो प्राइमेट गण होता है इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण हैं जैसे हो गया मनुष्य। क्या हो गया भाई? मनुष्य। इसके अलावा बंदर, इसके अलावा वनमानुस, इसके अलावा चिंपैंजी। ये जो भी होते हैं, और इनकी भी ध्यान रखना, इनकी भी क्या? मादाएं। इनकी जो मादाएं होती हैं। और मादाओं में भी विशेष तौर से कौन सी मादाएं? जो गर्भवती नहीं है, जो गर्भवती नहीं है। जो महिला प्रेग्नेंट होती है या जो मादा इनमें प्रेग्नेंट होती है उसमें ये मासिक चक्र नहीं होता है। उस समय ये अस्थायी रूप से क्या हो जाता है? बंद हो जाता है।
तो यह आपको ध्यान रखना है कि किसमें होता है। अब बात यह आ जाती है कि यह जो मासिक चक्र या आर्तव चक्र होता है, यह कितने समय में अपने आप को रिपीट करता है। भाई चक्र का मतलब क्या हो गया कि एक जगह से शुरुआत हुई, वहां से चला, और एक निश्चित समय के बाद में यह अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है, अपने आप को दोहराता है। तो कितनी अवधि का यह चक्र होता है? तो जो इसकी अवधि होती है यह होती है लगभग 1 माह है, लगभग 1 माह है, या इसकी अवधि बोली जाती है 28 से 29 दिन की। और क्योंकि ये 1 माह में अपने आप को रिपीट करता है, अपने आप को दोहराता है, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, मासिक चक्र कहा जाता है। महीने में 1 बार होता है, या इसे बोला जाता है माहवारी। माह का मतलब हो गया महीना और वारी का मतलब हो गया चक्र। महीने में 1 बार अपने आप को दोहराता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो लगभग 1 माह इसकी क्या होती है, अवधि। यह अवधि है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि महिलाओं में या जो मादा होती हैं उनमें यह कब से प्रारंभ होता है, तो जब एक मादा शिशु होती है, अपने बाल्यावस्था को पूर्ण करती है और वो किशोर अवस्था में प्रवेश करती है, अर्थात एक किशोरी बालिका होती है, उस समय से ये मासिक चक्र होते हैं, ये प्रारंभ होते हैं। तो ये प्रारंभ कब से होते हैं, याद रखना। प्रारंभ की यदि हम बात करें तो ये प्रारंभ होते हैं किशोरी बालिका में, किशोरी बालिका। जब एक मादा शिशु के बाद में जब वो एक किशोर अवस्था में प्रवेश करती है तो उस दौरान ये प्रारंभ होते हैं। और महिलाओं के अंदर या लड़कियों के अंदर जो किशोर अवस्था होती है वो लगभग यदि हम माने तो 13 से 14 वर्ष की आयु होती है, उस समय से ये क्या होता है, प्रारंभ होता है। ये आर्तव चक्र उन महिलाओं में या उन बालिकाओं में कब से प्रारंभ हुआ है, 13 से 14 वर्ष की आयु में। 13 से 14 वर्ष की आयु में जब प्रथम बार ये मासिक चक्र होता है, प्रथम बार जो ये मासिक चक्र होता है ये क्या होता है, प्रारंभ होता है। प्रथम बार ये मासिक चक्र क्या होता है, प्रारंभ। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रजो दर्शन। प्रथम बार किसी बालिका में मासिक चक्र आता है तो उसे क्या कहा जाता है, रजो दर्शन कहा जाता है। या इसके लिए एक वर्ड काम में लिया जाता है जिसे बोलते हैं मेनार्के। कौन सा वर्ड काम में लिया जाता है, मेनार्के। पहली बार इन बालिकाओं में जो ये आर्तव चक्र प्रारंभ हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्रारंभ हुआ है, उसी को क्या कहा जाता है, मेनार्के कहा जाता है या रजो दर्शन कहा जाता है। अब बात यह आती है कि 13 से 14 वर्ष में यह प्रारंभ हो गया, तो क्या यह जीवन पर्यंत उन महिलाओं में चलता ही रहेगा या फिर किसी एक आयु में जाकर यह बंद हो जाता है? तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो आर्तव चक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यह महिलाओं की एक आयु होती है, उस आयु के बाद में यह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। हालांकि एकदम से बंद नहीं होता है, धीरे धीरे पहले अनियमित और फिर धीरे धीरे क्या होता है, यह बंद होता है। और वो आयु होती है, वो होती है लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में। तो 45 से 50 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं उनमें मासिक चक्र होता है, यह धीरे धीरे क्या हो जाता है, अनियमित होकर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और किसी भी महिला में जब अंतिम बार यह मासिक चक्र आता है तो उसे क्या कहा जाता है, रजो निवर्ती अर्थात मेनोपोज कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो कहने का मतलब यह हो गया, यह समाप्त कब होता है, तो महिला की जब आयु होती है, आयु कितनी हो, 45 से लेकर 50 वर्ष की होती है, उस समय जाकर यह क्या हो जाता है, मासिक चक्र
बंद हो जाते हैं। और महिला में जो ये अंतिम बार मासिक चक्र आया है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रजो निवर्ती। इसे क्या कहा जाता है? रजो निवर्ती। कहने का मतलब हो गया मेनोपोज। क्या कहा जाता है इसे? मेनोपोज कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। पहली बार आने को कहा जाता है रजो दर्शन अर्थात मेनार्के, और अंतिम बार आने को क्या कहा जाता है? रजो निवर्ती अर्थात मेनोपोज। और दोनों की उम्र भी आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। तो अब तक इसके बारे में हमने नॉर्मल बात कर ली। किसमें होता है, कितने दिन की अवधि होती है, कब प्रारंभ होता है, कब यह समाप्त होता है, इसके लिए कौन सी टर्म होती हैं वो काम में ली जाती हैं। अब इसके बाद में यदि हम देखें तो जो ये मासिक चक्र होता है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उस दौरान क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उस दौरान क्या क्या होता है महिलाओं के शरीर में। तो देखो, यदि हम बात करें तो अब हम बात करते हैं कि मासिक चक्र के दौरान किस प्रकार से जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जो मासिक चक्र के दौरान महिलाओं के अंदर होते हैं। यदि हम मासिक चक्र में, यदि हम बात करें किसकी? मासिक चक्र की, तो मासिक चक्र में जो परिवर्तन है वो किस किस चीज में होगा, कौन कौन सी ऐसे हार्मोन होंगे या कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होंगी जिसके अंदर ये परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो हार्मोनल परिवर्तन होंगे, हार्मोनल परिवर्तन, और ये जो हार्मोनल परिवर्तन है सबसे पहले हम देखते हैं पीयूष ग्रंथि के लिए। किसके लिए देखते हैं? पीयूष ग्रंथि के लिए। पीयूष ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन नाम का एक क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है। वास्तव में ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, ये एक सिंगल हार्मोन नहीं है, बल्कि इसमें दो हार्मोन शामिल होते हैं, जिसमें से एक होता है जिसे बोलते हैं हम एफएसएच, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं एलएच। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, और एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो मासिक चक्र के दौरान जो महिलाएं होती हैं, इनमें इन दोनों हार्मोनों में क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। आप सबको यह भी पता होगा कि ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, या पीयूष ग्रंथि के जो भी हार्मोन होते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कौन करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो इसके ऊपर कंट्रोल कर रही है कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित कर रही है जिसका नाम है GnRH। क्या नाम है उसका? GnRH। और ये GnRH हार्मोन होता है, ये इस गोनेडोट्रोपिन हार्मोनों को बढ़ाता है, इनकी रिलीज करवाता है। इसी का मतलब ही ये GnRH का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये उनमें क्या करवाता है? वृद्धि करवाता है। तो सबसे पहला जो परिवर्तन होगा मासिक चक्र के दौरान वो होगा किसमें? पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों में। और किसमें परिवर्तन होगा? इसके बाद में यदि हम देखें तो एक होगा अंडाशयी हार्मोनों में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन होगा? अंडाशयी हार्मोनों में। अंडाशय से जो हार्मोन स्रावित होते हैं, अब कौन से हार्मोन होते हैं जो अंडाशय से स्रावित होते हैं? इसमें यदि हम देखें तो दो हार्मोन प्रमुख हैं। एक हार्मोन तो है एस्टेरोजन, एक हार्मोन तो है एस्टेरोजन, और एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो इनमें क्या होंगे? परिवर्तन होंगे। अब कौन से समय में क्या क्या परिवर्तन होंगे वो सब कुछ तो हम देखने वाले ही वाले हैं,
पहले ये हम समझ लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों में परिवर्तन आएगा, अंडाशयी हार्मोनों के अंतर्गत क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। और क्या परिवर्तन आएगा भाई, अंडाशय के अंदर जो पुट्टक होते हैं, क्या होते हैं, पुट्टक, जिन्हें हम फोलिकल भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ये पुट्टक होंगे, इनकी क्या होगी, वृद्धि। जो प्राथमिक पुट्टक है द्वितीयक पुट्टक में बदलेगा, द्वितीयक तृतीयक में, और तृतीयक पुट्टक अंततः किस में बदल जाएगा, ग्राफियन पुट्टक के अंदर बदलता है। और ये जो परिवर्तन है ये इस दौरान होंगे। इसके अलावा क्या होंगे, अंडाशय के पुट्टक होंगे, उनमें क्या होगी, वृद्धि होगी, इनमें क्या होगी, वृद्धि। और वृद्धि कैसे होगी भाई, जो प्राइमरी फोलिकल है वो बदल जाएगा किसमें, सेकेंडरी फोलिकल में। सेकेंडरी फोलिकल है वो किस में बदलेगा, टर्सरी फोलिकल में। और टर्सरी फोलिकल है ये अंत में किस में बदल जाएगा, ग्राफियन फोलिकल में बदल जाएगा। और सबसे परिपक्व और मेच्योर जो भी आपका फोलिकल है या पुट्टक है वो होता है हमारा ग्राफियन फोलिकल। तो ये सब कुछ हमने देख लिया, अंडाशय में पुटकों में भी परिवर्तन आएगा। इसके अलावा और क्या परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन होगा वो होगा गर्भाशय में, गर्भाशयी भित्ति में परिवर्तन होगा। कैसे भाई, गर्भाशय की भित्ति से क्या मतलब है, जब हमने मादा का जनन तंत्र पढ़ा था उस दौरान आपको एक बात बताई थी, हमने बताया था कि जो मादा का गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसकी जो भित्ति होती है, कहने का मतलब जो दीवार होती है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है इसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। बीच वाली जो मांसपेशियों की परत होती है या पेशीय परत होती है इसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। और इसके अलावा अंत में यदि हम देखें सबसे आंतरिक परत होती है जो ग्रंथिल परत होती है उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो जो गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत है जिसे हम एंडोमेट्रियम कह रहे हैं, ये एंडोमेट्रियम प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान बनती है और फिर टूटकर वापस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। वास्तव में मासिक चक्र के दौरान जो रक्तस्राव होता है वो इस गर्भाशय के आंतरिक स्तर की परत के टूटने के कारण से ही होता है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि गर्भाशय भित्ति में परिवर्तन होगा। और गर्भाशय भित्ति की भी कौन सी परत में, एंडोमेट्रियम में। किस में परिवर्तन होगा, एंडोमेट्रियम में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो मासिक चक्र के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इन चीजों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब क्या कैसे परिवर्तन होता है वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे, वो सब कुछ तो हम समझने वाले ही हैं। अब देखो थोड़ा सा और देख लो, एक बात और बता दूं मैं आपको अभी बताया था कि जो मासिक चक्र होता है उसकी जो अवधि होती है, क्या होती है, अवधि, मतलब कितने समय में ये अपने आप को रिपीट करता है। तो अभी आपको बताई थी कि लगभग 1 महीना होता है। लगभग कितना महीना, 1 महीना। और महीने के कारण इसको मासिक चक्र कहते हैं भाई। तो इसकी अवधि होती है ये लगभग 1 महीना, या हम बोल दें 28 से 29 दिन के आसपास होती है। 28 से 29 दिन के आसपास होती है। अब इस पूरी अवधि को कुछ अवस्थाओं के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं वो शामिल होती हैं। कहने का मतलब जो 29 दिन है या 28 दिन है, इसमें कुछ फेज होती हैं, कुछ अवस्थाएं हैं। इसके अंतर्गत इन पूरे 29 दिन को हम डिवाइड करते हैं। कैसे कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं वो देखते हैं। तो देखो 29 दिन है या 28 दिन है, इसके पहले 1 से लेकर 5 दिन जो होते हैं, 1 से लेकर 5 दिन,
इस इन दिनों में जो महिला होती है उसके गर्भाशय की आंतरिक भित्ति टूटती है और टूटकर वो रक्तस्राव के रूप में मादा की योनि से बाहर निकलती है। इसका मतलब यह हो गया कि इस समय 1 से 5 दिन तक क्या होता है, रक्तस्राव होता है। क्या होता है, रक्तस्राव, या इसे बोलते हैं हम ऋतुस्राव। क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव होता है। और इस कारण इस अवस्था को हम मेन्स्ट्रुएशन या ऋतुस्राव या रक्तस्राव की अवस्था कहते हैं। तो ध्यान रखना, 1 से 5 दिन होते हैं, इसे हम कहते हैं रक्तस्राव या ऋतुस्राव, सॉरी अवस्था। तो जो मासिक चक्र होता है उसका प्रारंभ उसी दिन से माना जाता है जिस दिन पहली बार रक्तस्राव होता है, उस दिन से इसे प्रारंभ माना जाता है। और 1 से 5 दिन की जो ये अवस्था होती है इसी को हम क्या कहते हैं, रक्तस्राव की अवस्था या ऋतुस्राव की अवस्था कहते हैं, अर्थात मेन्स्ट्रुअल फेज इसे कहा जाता है। अब इसके बाद में 5 से लेकर जो 14 दिन होते हैं, मतलब साइकिल के बीच का समय, कब से लेकर कब तक का, आप 5 से मान लो या 6 से मान लो, 6 से लेकर 14 दिन तक या 13 दिन मान लो भाई, इसको मान लेते हैं हम 13 दिन। इस समय क्या होता है, इस समय जो पुट्टक होता है यह अपने आकार में वृद्धि करता है। क्या करता है, आकार में वृद्धि। कहने का मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो बदलता है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल होता है वो बदलता है आपका टर्शरी फॉलिकल में, और टर्शरी फॉलिकल होता है वो बदलता है आपका ग्राफियन फॉलिकल में। अर्थात इन पुटकों की, इन फॉलिकल की क्या होती है, वृद्धि होती है। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं हम, फॉलिकल फेज, या इसे हम क्या कहते हैं, पुट्टकीय प्रावस्था कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई, पुट्टकीय प्रावस्था कहा जाता है। 13 दिन हो गए। अब आ गया इस चक्र का, इस मासिक चक्र का एकदम बीच का समय, कहने का मतलब लगभग 14वां दिन, या ऐसे मान लो 14वां दिन ही आपको याद रखना है। तो इसका कौन सा दिन आ गया है, 14वां दिन आ गया, एकदम बीच का समय आ गया। और ये जो समय होता है 14वां दिन, इस दौरान जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, जो ग्राफियन पुट्टक होता है, यह फटता है, और फटने के दौरान इससे जो आपका द्वितीय कंडक होता है यह बाहर निकलता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंडोत्सर्ग। कहने का मतलब ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन की जो प्रक्रिया होती है यह कौन से दिन होती है, 14वें दिन होती है। तो मासिक चक्र के 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में यदि हम बात करें कि 15वें से लेकर आपके बाकी का जो भी समय बच गया है, कहने का मतलब 28 दिन तक, 28 दिन तक, इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, स्रावी प्रावस्था। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, स्रावी प्रावस्था। और फिर वापस 28 दिन जैसे ही हुए उसके बाद में वापस कौन सी अवस्था चालू हो जाती है आपकी, ये रक्तस्राव वाली अर्थात मेन्स्ट्रुअल साइकिल वाली अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अब जो ये 14 से 28 दिन या 15 से 28 दिन है, इस समय पीत पिंडक अर्थात कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो पाया जाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, ल्यूटियल फेज। कहने का मतलब पीत पिंडक प्रावस्था भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पीत पिंडक प्रावस्था अर्थात ल्यूटियल फेज भी इसे कहा जाता है। तो जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल होता है, जो मासिक चक्र होता है, उसको कैसे डिवाइड किया जाता है यह पूरा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप यहां से पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज है वो आराम से खुलकर बताई जाएगी। ऐसे नहीं है कि हम केवल काम निकाल देंगे,
आपको एक एक चीज पता रहेगी कि क्या होगा, किस दिन क्या होगा, क्या परिवर्तन होंगे, किस किस में परिवर्तन होंगे और कैसे कैसे हार्मोन बढ़ेंगे, उसका पैटर्न है वो भी आपको पूरा बिल्कुल याद हो जाएगा। इस कारण ऐसी जगह से पढ़े जहां पर आपको उससे संबंधित पूरा नॉलेज मिले। ऐसे नहीं है कि शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे तो आप वो चीज कभी नहीं मिल पाओगे। जो चीज आपको प्राप्त करनी है वो आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप शॉर्टकट में ही रह जाओगे। तो चलो अब बात करते हैं कि ये जो भी हमने बताया है कि जिस जिस हार्मोन में परिवर्तन होगा, ये प्रावस्थाएं आएंगी, इन सबको हम एक चार्ट की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन होंगे, कैसे क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो चलो बात करते हैं। देखो भाई, एक हम चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, चार्ट बनाते हैं और इस चार्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन होगा। यहां नीचे की ओर जो चीजें दर्शाई जाएंगी ये हम दिनों को दर्शा रहे हैं, अर्थात अवधि को हम यहां पर दर्शा रहे हैं। अवधि यहां से हम चालू करेंगे, यहां पर किसको दर्शाएंगे हमें, अवधि अर्थात दिनों को हम दर्शाएंगे। यहां ये पहला दिन है, यहीं से हम पहला दिन मान लेते हैं। और ये कौन सा दिन है, पांचवा दिन। कहने का मतलब ये 1 से 5 दिन के बीच की क्या है, अवस्था है। ये शुरुआत में आपकी 1 से 5 दिन। और अभी आपको बताया था कि 1 से जो 5 दिन होते हैं उस अवस्था को किस नाम से जानते हैं, उसे हम बोलते हैं रक्तस्राव या स्रावी प्रावस्था, इसे हम रक्तस्राव या ऋतुस्राव की प्रावस्था कहते हैं। तो सबसे पहली प्रावस्था कौन सी आ गई है, रक्तस्राव अवस्था। यह पहली अवस्था होगी 1 से 5 दिन तक। इसके बाद में यह आ गया है हमारा 14वां दिन। कौन सा दिन आ गया है, 14वां दिन, एकदम बीच की अवस्था। और यहां से 5वें से लेकर 14वें दिन, या हम बोलते 6वें से 13वें दिन तक, 6वें से 13वें दिन तक जो ये अवस्था होती है, इस अवस्था को हमने क्या नाम दिया था, पुट्टकीय प्रावस्था। इसे हमने क्या कहा था, पुट्टकीय प्रावस्था कहा था। इसके अलावा ये आपके 14वां दिन आ गया। इसके बाद में 15वें दिन से लेकर ये कौन सा दिन हो गया है, 28वां दिन। ये कौन सा दिन हो गया है, 28वां दिन। इसके बीच की जो अवस्था होती है, इसको भी यदि हम देखें तो यहां पर लगभग 7 दिन तक, कहने का मतलब 21वें दिन तक तो इसे बोला जाता है स्रावी प्रावस्था। क्या बोला जाता है, स्रावी प्रावस्था अर्थात सिक्रेटरी फेज। और पूरी को एक साथ बोले, पूरी को एक साथ बोले तो इसे क्या कहा जाता है, पीत पिंडक प्रावस्था
अर्थात ल्यूटियल फेज। क्या कहा जाता है? ल्यूटियल फेज। तो पूरी को एक साथ क्या बोलते हैं हमें? पीत पिंडक प्रावस्था। तो यह अवधि आपकी समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से मासिक चक्र की अवधि को हम अलग अलग अवस्थाओं के अंतर्गत डिवाइड करते हैं। तो यहां पर तो हम अवधि को दिखा रहे हैं, इसके अलावा जो इस तरफ हम दिखा रहे हैं, इस तरफ हम परिवर्तनों को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे? परिवर्तन। सबसे पहले ही पहले यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा एफएसएच और एलएच हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन? एफएसएच और एलएच हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन थे। मैंने आपको बताया था कि हम पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों में भी परिवर्तन होता है, उनको भी हमें देखेंगे। तो एफएसएच और एलएच है, उसको हम यहां पर देखेंगे। इसके बाद में यहां पर आप क्या देखोगे? यहां पर आप देखोगे पुट्टक की वृद्धि। किसकी वृद्धि देखोगे? पुट्टक की वृद्धि को देखोगे। इसके अलावा यहां पर आप देखोगे अंडाशयी यहां पर आप क्या देखोगे? अंडाशय के जो हार्मोन हैं उनको देखोगे। और अंडाशय के हार्मोन कौन कौन से देखोगे आप? एस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरोन, इस वाले डिब्बे के अंतर्गत वो हार्मोन आपको दिखेंगे। और अंत में यहां पर क्या दिखेगा? यहां पर दिखेंगे आपको गर्भाशय की भित्ति। और भित्ति की भी कौन सी परत है? एंडोमेट्रियम की मोटाई, इसकी मोटाई। तो ये सब कुछ आपको यहां पर इस चार्ट के अंतर्गत दिखाई देगा। आपको लग रहा होगा कि हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं? भाई यदि आपको पूरी चीजें समझनी है, सही तरीके से समझना है, तब तो आपको आराम से सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप यही चाहते हो कि हमें तो बिल्कुल बस फटाफट निकलना है, तब फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको यहां पर पढ़ना है, तब आपको सही चीजें सही तरीके से और पूरा डिटेल के अंतर्गत ही बताई जाएंगी। तो चलो देखो भाई क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मासिक चक्र प्रारंभ हुआ। कैसे पता चलेगा? पहला दिन किसको माने? तो आप सबको पता है कि मासिक चक्र होता है, इस मासिक चक्र की शुरुआत जिस दिन रक्तस्राव होता है, जिस दिन पहली बार रक्तस्राव होता है, उसी दिन से मानी जाती है। और यह मासिक चक्र का प्रथम दिन होता है। और यहां से लेकर जितने दिन 4 या 5 दिन रक्तस्राव होता है, वो अवस्था है आपकी रक्तस्राव की अवस्था। और फिर यह कहां तक जाती है? आपके 28 या 29 दिन, कहने का मतलब लगभग 1 महीने तक ये पूरी प्रक्रियाएं चलती हैं। और फिर वापस ये चक्र होता है, वापस प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ हुआ जिस दिन रक्तस्राव प्रारंभ हुआ। और इस समय जो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति थी, जो पहले मोटी थी, पहले कैसी थी? मोटी। मतलब ये मोटाई है, ये आपको दिख रहा होगा, इतनी मोटी थी, इतनी मोटी थी। इसमें क्या हो रहा है? रक्तस्राव हो रहा है, रक्त बाहर निकल रहा है योनि से। और जब योनि से रक्त बाहर निकलेगा तो इसका मतलब हो गया कि ये भित्ति की मोटाई क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी, जो आपको दिख रही है यहां पर। और मोटाई कम हुई तो यहां तक मोटाई कम हो गई। जब मोटाई कम हो गई, अब देखो रक्तस्राव हो गया बंद। अब भित्ति वापस से अपने आप को क्या करेगी? तैयार करेगी नेक्स्ट चक्र के लिए। तो 5वें दिन के बाद में, 5वें दिन के बाद में गर्भाशय की आंतरिक भित्ति होती है जो टूट गई थी, वो वापस से बनना क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। वापस बनना क्या हो जाती है? प्रारंभ।
और ये बनती है तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये गर्भाशय की आंतरिक भित्ति को दर्शा रहे हैं और अंत तक जाते जाते देखो पहले एकदम कम हो गई थी 5वें दिन के आसपास, फिर लगातार वापस क्या हो रही है, बढ़ रही है और एंड में जाकर बहुत मोटी हो गई है। और मोटी क्यों हो गई है? क्योंकि गर्भाशय है वो अपने आप को तैयार कर रहा है। गर्भाशय तो यह मान के चल रहा है कि क्या पता प्रेगनेंसी हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति को तो तैयार रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? जो टूटी थी उसको वापस से बढ़ना पड़ेगा। तो यह गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसमें कैसे परिवर्तन होता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले क्या होता है कि रक्तस्राव के दौरान कम होती है, 5वें दिन तक कम होती है और उसके बाद से वापस बढ़ना प्रारंभ होती है और अंत तक एकदम मोटी हो जाती है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये तो हो गया गर्भाशय भित्ति में। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन है, कहने का मतलब एफएसएच और एलएच हार्मोन, इनका क्या होता है? सबसे पहले ये हार्मोन बढ़ने लगते हैं। ये हार्मोन क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। शुरुआत में ये एफएसएच ऐसे चल रहा है और यहां से ये हार्मोन है ये बढ़ने लगता है। एलएच है वो भी ऐसे चल रहा है और ये भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। कहने का मतलब पहली फेज के अंतर्गत लगभग स्थिर है, दूसरी फेज के अंतर्गत पुटकीय प्रावस्था के अंतर्गत एफएसएच हार्मोन होता है ये ज्यादा होता है। क्यों भाई? एफएसएच का काम ही क्या है? पुटक की वृद्धि करवाना। एफएसएच ज्यादा बढ़ेगा तभी तो आपका प्राथमिक पुटक होगा वो द्वितीयक में बदलेगा, द्वितीयक होगा वो तृतीयक में बदलेगा, तृतीयक होगा वो ग्राफियन पुटक में बदलेगा। पुटक की वृद्धि करवाने के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है ज्यादा? एफएसएच हार्मोन स्रावित हो रहा है। और इसके साथ साथ में एलएच हार्मोन है ये भी बढ़ रहा है। 13वें दिन तक ये बढ़ते रहते हैं। 13वें दिन तक ये क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। अब आता है कि जैसे ही ग्राफियन पुटक बन गया, अब क्या होता है कि मासिक चक्र का एकदम जो बीच वाली अवस्था आती है, जो 14वां दिन आता है, उस समय ये दोनों हार्मोन होते हैं एकदम से तेजी के साथ क्या होते हैं? बढ़ते हैं। एकदम से तेजी के साथ बढ़ते हैं। एफएसएच भी बढ़ता है, एलएच भी बढ़ता है, लेकिन इस दौरान एलएच होता है वो एकदम तेज गति के साथ बढ़ता है। ये एफएसएच से भी ऊपर निकल जाता है। किससे ऊपर निकल जाता है? एफएसएच से। देखो पहले ज्यादा कौन सा है? एफएसएच, और कम कौन सा है? एलएच। 14वें दिन के आसपास क्या होता है कि ये एफएसएच बढ़ा, लेकिन एलएच इतना बढ़ गया है कि ये इससे ज्यादा हो गया है। किससे ज्यादा हो गया है? एफएसएच से भी ज्यादा हो गया है। और जैसे ही 14वें दिन के आसपास ये एलएच हार्मोन होता है ये एकदम से तेज बढ़ता है। इस अवस्था को कहा जाता है एलएच सर्ज। इसे क्या कहा जाता है? एलएच सर्ज कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में ये वापस क्या होने लगते हैं? कम होने लगते हैं। ये वापस क्या होने लगते हैं? कम। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये हार्मोन कैसे बढ़ते हैं और कैसे कम होते हैं। ये देखो पहले एफएसएच ज्यादा होता है, धीरे धीरे इसमें वृद्धि होती है और जैसे जैसे वृद्धि होगी पुटक में वृद्धि करवाएगा। 14वें दिन के आसपास दोनों बढ़ेंगे, लेकिन कौन सा हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है? एलएच बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं एलएच सर्ज। और ये एलएच सर्ज होता है ये किसके लिए जरूरी है? अंडोत्सर्ग के लिए क्या है? जरूरी है। ओव्यूलेशन के लिए जरूरी है। इसी कारण बोला जाता है कि अंडोत्सर्ग होता है वो 14वें दिन के आसपास होता है। यह आपको ध्यान रखना है कि मासिक चक्र के 14वें दिन आपके एलएच हार्मोन होता है ये एकदम तेज गति के साथ बढ़ता है। इस अवस्था को हम बोलते हैं एलएच सर्ज। और एलएच सर्ज के कारण ही जो ग्राफियन पुटक होता है उसमें से वो अंडक होता है वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं, अर्थात ओव्यूलेशन
कहते हैं। और बाद में ये हार्मोनों में क्या होता है, ये LH ज्यादा है, लेकिन अंत तक जाते जाते क्या हो जाता है, LH हो जाता है कम और FSH अल्टीमेटली बढ़ जाता है और दूसरे चक्र में फिर वापस प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है। अब देखो पुट्टक कैसे बढ़े हैं। कौन है पुट्टक? देखो पुट्टक थे, उसके अंदर आपका अंडक पाया जाता है और ऐसे इनमें परत पाई जाती है। ये सारी की सारी चीजें, ये पुट्टक की संरचना, प्राथमिक पुट्टक, द्वितीयक पुट्टक, तृतीयक पुट्टक, इन सब की विशेषताएं मैंने पिछली वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करवा दी। हालांकि उस वीडियो में एक छोटा सा अंत में जाकर 2-3 मिनट आवाज थी वो म्यूट हो गई थी, उसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको पता चल जाएगा। बाकी उसमें पूरा कंप्लीट है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ये क्या है, प्राथमिक पुट्टक, और इसमें वृद्धि होती है। इसमें क्या होती है, वृद्धि। अब आपको पता है कि FSH हार्मोन लगातार बढ़ रहा है, तो ये जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल होता है ये क्या होता है, आपका बड़े आकार का हो जाता है। कैसे आकार का हो जाता है, बड़े आकार का। और कौन से दिन के आसपास है, 5वें दिन के आसपास ये बड़े आकार का हो गया। और बड़े आकार के इस फॉलिकल को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। FSH हार्मोन की अधिकता के कारण ये सेकेंडरी फॉलिकल होता है और अधिक बड़े फॉलिकल का क्या करता है, निर्माण करता है, और बड़े फॉलिकल का निर्माण करता है। और जो और बड़ा फॉलिकल होता है उस फॉलिकल को हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी फॉलिकल कहते हैं। और आप सबको पता होगा कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक आपकी गुहा भी पाई जाती है, वो सब कुछ आपको बताया हुआ है। तो ये हो गया है हमारा कौन सा फॉलिकल है, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल है ये आपका बदल गया एकदम बड़े फॉलिकल में, और जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल। किसमें बोल दिया इसको, ये देखो ग्राफियन फॉलिकल हो गया है। ये सबसे बड़ा क्या होता है, फॉलिकल होता है। सबसे परिपक्व जो फॉलिकल होता है उसे कहा जाता है ग्राफियन पुट्टक, अर्थात ग्राफियन फॉलिकल। ये 13वें दिन से पहले पहले बन गए हैं, अर्थात 14वें दिन से पहले पहले बन गए। अब 14वें दिन क्या होगा, 14वें दिन आप सबको पता है कि LH हार्मोन एकदम से बढ़ा था, LH सर्ज हुआ था, और जैसे ही LH सर्ज हुआ उसी दौरान इस ग्राफियन पुट्टक में से, ये जो ग्राफियन पुट्टक है इसमें से ये अंडक बाहर निकल जाएगा। कौन सा अंडक है, द्वितीयक अंडक। और ग्राफियन फॉलिकल में से द्वितीयक अंडक के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है, अर्थात ओव्यूलेशन कहा जाता है। और यह मासिक चक्र के 14वें दिन होता है, क्योंकि उस समय LH हार्मोन एकदम से बढ़ता है, LH सर्ज होता है। तो 14वें दिन क्या होगा भाई, क्या होगा, यह अंडक बाहर निकल जाएगा। अंडक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये तो क्या है आपका सेकेंडरी oocyte, ये बाहर निकल गया। और आपका ये शेष संरचना है, ये बाकी संरचना रह जाएगी। ये तो हमारा फुल वो अंडक हो गया, oocyte हो गया, और ये एक संरचना बच गई। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, इसे को हो जाता है कोर्पस ल्यूटियम। इसे क्या कहा जाता है, कोर्पस ल्यूटियम। तो आप सबको ध्यान रखना है कि कोर्पस ल्यूटियम क्या होता है। जब ग्राफियन पुट्टक में से द्वितीयक अंडक बाहर निकल जाता है, अर्थात अंडोत्सर्ग हो जाता है, तो इसके बाद में
ग्राफियन पुटक का शेष बचा हुआ जो हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण संरचना है। ये एक अस्थायी ग्रंथि के रूप में कार्य करती है और एक हार्मोन होता है उसका स्राव करती है, और उस हार्मोन का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इस गर्भाशय के आंतरिक स्तर को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। गर्भाशय के आंतरिक स्तर को बनाए रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में गर्भाशय के आंतरिक स्तर को बनाए रखना जरूरी होता है, और इसलिए ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है? स्राव करता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये भी क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम कितने दिन तक बना रहेगा? कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कितना दिन बना रहेगा? ये डिपेंड करता है। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर निषेचन हो गया, तो ये तब तक बना रहेगा जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाती और वो किसका स्राव नहीं करने लग जाती? प्रोजेस्टेरोन का स्राव नहीं करने लगे जाती, अगर निषेचन हो गया तो। और मान लो बाई चांस निषेचन नहीं हुआ, तो ये 7 दिन तक बना रहता है। कितने दिन तक बना रहता है? 7 दिन। आपको बताया था ना कि 14 से लगभग 21-22 दिन तक ये बना रहता है, और इस दौरान ये किसका स्राव करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। इसी कारण से इस अवस्था को हमने क्या बोला था? स्रावी प्रावस्था। क्या बोला था भाई? स्रावी प्रावस्था हमने कहा था। तो ये कितने दिन तक बना रहेगा? ये डिपेंड करता है कि निषेचन हुआ है या नहीं हुआ। हम तो ये मान लेते हैं कि निषेचन नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कितने दिन तक बना रहेगा? लगभग 7 दिन। कितने दिन तक? 7 दिन तक। अब 7 दिन के बाद में ये कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये धीरे धीरे हराशित होने लगे जाता है और छोटा छोटा होता जाता है। इस छोटी संरचना को हम कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस। और अंत तक ये कॉर्पस एल्बिकेंस होता है, ये समाप्त हो जाता है, और जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होता है गर्भाशय की आंतरिक भित्ति होती है वो टूटने लग जाती है। तो इस कारण आपको पता चल गया है कि गर्भाशय की आंतरिक भित्ति को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, यह जरूरी होता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होगा? कम होगा, यह भित्ति टूट जाएगी। इसी कारण बोला जाता है कि गर्भावस्था के समय यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यह कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है? मिसकरेज अर्थात गर्भपात की संभावना बने सकती है। और इसी कारण से इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो ये हमने देख लिया कि इस पुटक में क्या क्या परिवर्तन होंगे। प्राथमिक पुटक से द्वितीयक बनेगा, द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से ग्राफियन पुटक, ग्राफियन पुटक में हो जाएगा ये आपका अंडक बाहर निकला तो बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम अंत तक क्या बना लेगा? कॉर्पस एल्बिकेंस। अब हमें वो एक चीज और देखनी है कि अंडाशय के जो हार्मोन थे एस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये कैसे बढ़ते हैं और कैसे पूरे परिवर्तन होते हैं। देखो, शुरुआत में एस्टेरोजन कम बन रहा है, मतलब लगभग फ्लैट है। जैसे ही ये स्रावी प्रावस्था अर्थात 1 से 5 दिन वाली अवस्था खत्म होती है, वैसे ही देखो ये फॉलिकल बन गया। प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन गया? सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये क्या स्रावित करने लग जाता है? एस्टेरोजन हार्मोन का स्राव करने लगे जाता है। अर्थात एस्टेरोजन जो अंडाशय के पुटक जो कि अंडाशय के अंदर है वो किसका स्राव करने लगे हैं? एस्टेरोजन का। और इस कारण एस्टेरोजन धीरे धीरे क्या हो गया है? बढ़ गया है। जो यहां पर लगभग फ्लैट दिख रहा है, समान सा दिख रहा है, अब ये क्या होने लग गया है? बढ़ने लग गया है। ये बढ़ने लग गया है।
इस दौरान प्रोजेस्टेरोन तो बहुत ही कम बन रहा है, प्रोजेस्टेरोन तो नहीं बन रहा, तो ये लगभग क्या होता है, फ्लैट ही रहता है। और ये भी आपका धीरे धीरे बढ़ गया, शुरुआत में कम बन रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ गया। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, तो ये जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम बना, उस समय क्या हुआ कि ये एस्टेरोजन से भी ऊपर निकल गया। प्रोजेस्टेरोन है किससे ऊपर निकल गया, एस्टेरोजन से। और ये फिर आपके इस समय क्या रहता है, अधिक ही रहता है, अधिक ही रहता है। और ये जो एस्टेरोजन थे शुरुआत में तो ज्यादा था, क्यों, क्योंकि फॉलिकल था वो किसका निर्माण कर रहा था, एस्टेरोजन का। अब इसके बाद में ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। अब आप खुद ही बताओ, अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम समाप्त हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रहेगा कि कम, प्रोजेस्टेरोन क्या होने लग जाता है, कम होने लगे जाता है। तो जैसे ये कॉर्पस ल्यूटियम समाप्त हुआ, ये जो प्रोजेस्टेरोन था ये क्या हो गया, कम हो गया। भैया तो तब तक ही स्रावित होगा ना जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही ये क्या होने लग गया, कम, और अंततः ये आपका एस्टेरोजन बढ़ गया। कहने का मतलब यह हुआ कि शुरुआती प्रावस्था में, प्रारंभ में एस्टेरोजन भी लगभग समान है, प्रोजेस्टेरोन भी लगभग कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं है। पुट्टकीय प्रावस्था में, क्योंकि ये पुट्टक होते हैं, ये किसका स्राव करते हैं, एस्टेरोजन का स्राव करते हैं। इस कारण ये एस्टेरोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरोन भी स्रावित होता है, लेकिन जैसे ही आपका क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो उस दौरान ये आपका प्रोजेस्टेरोन एकदम से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये किससे ऊपर निकल जाता है, एस्टेरोजन से ऊपर निकले जाता है। अब इस दौरान ये ज्यादा ही बना हुआ है। क्यों ज्यादा बना हुआ है, प्रोजेस्टेरोन ज्यादा क्यों बन रहा है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है। लेकिन अगर मान लो कॉर्पस ल्यूटियम समाप्त हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये प्रोजेस्टेरोन डाउन आ जाएगा और एस्टेरोजन फिर से अगली साइकिल में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये सब कुछ चलता है। ये 28वें दिन तक की अवस्था है। अब 28 से अगले दिन क्या होगा, नया चक्र प्रारंभ होगा। और नया चक्र प्रारंभ होगा तो यहां पर क्या होने लग जाएगा, वापस से क्या होने लग जाएगा, रक्तस्राव होने लगे जाएगा। कौन सी अवस्था आ जाएगी, रक्तस्राव वाली अवस्था आ जाएगी। तो ये सब कुछ हमने चार्ट की सहायता से एकदम पूरा समझा है कि कैसे मासिक चक्र के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कहां कहां पर परिवर्तन होते हैं। ये सब कुछ जब आप समझ लोगे तो आपकी जो ये मासिक चक्र है या आर्तव चक्र है, ये कंप्लीटली पूरा आपकी समझ में आ जाएगा। हमने कोशिश की है कि आप सबको ये एकदम सही तरीके से क्या हो, समझ में आए। हमने सब कुछ बताने की कोशिश की है। हमने ये चार्ट की सहायता से ये भी देखा है। इसके अलावा हमने यहां पर देख लिया था पहले ही कि मासिक चक्र में कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं। हमने ये भी देख लिया था कि मासिक चक्र में कौन कौन से हार्मोनों में क्या क्या परिवर्तन आता है। और इसके अलावा हमने ये भी देख लिया था कि ये मासिक चक्र है, उससे संबंधित सामान्य तथ्य क्या हो सकते हैं। तो हमने आपको इस आर्तव चक्र को पूरा और कंप्लीट समझाने की कोशिश की है। अगर आप सबको हमारा ये वीडियो, हमारी ये मेहनत अच्छी लगी है तो आप सब हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा यदि आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।